अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। अब से कुछ देर कबल एक बड़ी अहम खबर आ गई है जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। बार बार हम ये सवाल करते थे कि तहरीक अदम एतमाद के लिए कोशिशें बहुत की जा रही हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, नंबर पूरे होने का दावा भी किया जा रहा है, अपोजिशन इत्तेहाद की बात भी की जा रही है, लेकिन लाई कब जानी है तहरीक अदम एतमाद ये नहीं बताया जा रहा। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जी ऐलान कर दिया कि अगले 48 घंटे में तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। अगले 48 घंटों को उन्होंने इंतहाई अहम करार दे दिया है। साथ ही ये कहा है उन्होंने कि हमारा होमवर्क मुकम्मल है, हमारे अरकान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नंबर्स भी पूरे हैं और इस मर्तबा उनको एम्पायर भी न्यूट्रल नज़र आ रहा है और वो कहते हैं कि हमने एम्पायर से मदद नहीं लेनी है। साथ ही साथ कहते हैं कि अपोजिशन इत्तेहादियों पर इन्हिसार नहीं कर रही और ये कहने की ज़रूरत उन्हें क्यों पेश आई ये हम सभी जानते हैं। वज़ीर आज़म ने चौधरी बिरादरान से मुलाकात की। काफ लीग जिसको अपोजिशन भी बड़ा अहम मानती है और पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा कई मुलाकातें भी हुई। चौधरी बिरादरान से जरदारी साहब की भी मुलाकात हुई, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई, मौलाना भी गए उनसे मुलाकात करने के लिए। उसके बाद अपोजिशन ये कह रही थी कि चौधरी बिरादरान उनके साथ हैं, कुछ बातें हैं जिनके ऊपर मामला तय हो रहे हैं। लेकिन कल की मुलाकात के बाद ये महसूस हो रहा था कि अब काफ लीग जो है वो हुकूमत के साथ ही मौजूद रहेगी और अंदरूनी कहानी क्या है ये भी कहा जा रहा था कि शायद कुछ ऑफर्स भी हुकूमत की जानिब से की गई हों काफ लीग को, उसकी डिटेल अभी तक सामने नहीं आई है। बहरहाल आज की खबर यह है कि तारिक बशीर चीमा साहब ये कहते हैं कि ये जो मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म से इसमें तहरीक अदम एतमाद पर बात नहीं हुई और अभी तक काफ लीग ने फैसला नहीं किया है कि हिमायत करनी है तहरीक अदम एतमाद की या फिर नहीं करनी है। तो ये गेम जो काफ लीग की है ये समझ नहीं आती। पहले चौधरी बिरादरान मिलते हैं जाके अपोजिशन रहनुमाओं से, मोनी सिलाही साहब ये कह देते हैं कि जी हम तो साथ हैं हुकूमत के। उसके बाद वज़ीर आज़म से चौधरी बिरादरान मिलते हैं और तारिक बशीर चीमा साहब ये कह देते हैं कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। तो ये सियासत जो है काफ लीग की ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे और ऑपोजिशन अचानक से इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो गई है कि कह रही है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं और साथ ही साथ इत्तेहादियों के बारे में कह रही है कि हमें अब उनकी ज़रूरत नहीं है, हम इन्हिसार उन पर नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ हुकूमती अरकान जिनका वो दावा करते हैं कि राब्ते में हैं वो ही हमारे लिए काफ़ी हैं। पहला हमारा टॉपिक ये होगा और ये भी खबर आई है कि हुकूमत ने पैका कानून जो है वो वापस लेने का फैसला कर लिया है और उसका मैंडेट जो है वो दे दिया है परवेज़ इलाही साहब को। कहा गया है कि 90 दिन के अंदर तजावीज़ लेकर आएँ, इसके अंदर हम तरमीम कर देंगे। लगता है ऐसा कि ये भी बात हुई होगी इस मुलाकात में वज़ीर आज़म के साथ चौधरी बिरादरान की कि पैका कानून जो है इसको वापस लिया जाए। MQM भी ये मुतालबा कर रही थी और चौधरी बिरादरान की मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी से भी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि इस कानून को वापस लेना चाहिए। बहरहाल अब हुकूमत ने ये फैसला कर लिया कि पैका कानून वापस हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान आफ्ताब जहांगीर, रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। राना एहसान अफजल खान साहब रहनुमा नून लीग हमारे साथ मौजूद हैं और जुल्फ़िकार अली बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और बिलावल भुट्टो साहब के तर्जुमान हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के तनाज़े से मुताल्लिक पाकिस्तान जो है उसकी पोजीशन क्या है, पाकिस्तान क्या स्टांस लेगा इस तनाज़े के ऊपर, क्योंकि यूरोपीय यूनियन अब पाकिस्तान को ये कह रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जो करारदादा पेश की जाएगी रशिया के खिलाफ उसकी हिमायत पाकिस्तान करे। क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि स्टैंड ले सके यूरोपीय यूनियन, अमेरिका या नेटो के अगेंस्ट, इसके ऊपर हम बात करेंगे और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। जुल्फ़िकार साहब आपसे मैं आगाज़ करती हूँ। कल ये खबर आई कि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म घबरा गए हैं, इसलिए उन्होंने ये जो फैसला किया है पेट्रोल की कीमतों में कमी का, बिजली की कीमतों में कमी का और बड़े बड़े ऐलानात जो रिलीफ के थे, तो ऐसा क्यों अब महसूस हो रहा है पीपल्स पार्टी को कि वज़ीर आज़म साहब घबरा गए हैं? हालांकि जो मुलाकात हुई थी कल उनकी काफ लीग से चौधरी बिरादरान से, तो वो तो बड़ी पॉजिटिव रही थी और आप उसके असरात भी हम देख रहे हैं जो अब फैसले कर रही है हुकूमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बिलावल साहब ने बात की थी ना वो एक ग्राउंड रियलिटी की बात है। हुकूमत वाकई घबरा गई है और वजीर आज़म साहब इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उनको अपनी अना जिद छोड़ के उन लोगों के पास जाना पड़ा है जहाँ पे वो जाने को कभी तैयार नहीं थे। अच्छा, वो कौन लोग हैं? चौधरी बिरादरान। वो तो हम अगर देखें नून लीग भी तो 20-22 साल के बाद गई, उनकी जरूरत पड़ी तो ये जरूरी होता है सियासत में, जो इखलाकियात और मेल जोल की जो सियासत है ना ये रवादारी रहनी चाहिए। अच्छा हुआ आइस ब्रेक हुई अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी उनकी तरफ चल के गए क्योंकि उनको गिले शिकवे थे।
तो यही आप वजीर आजम की मुलाकात को भी अप्रिशिएट कर दें। मैं वजीर आजम की मुलाकात को इसलिए कमेंट कर रहा हूँ कि देखिए वजीर आजम साहब चौधरी शुजात साहब बीमार थे तो नहीं गए, आज उनको अपनी जरूरत महसूस हुई कि मैं कमजोर हो रहा हूँ, मैं घबरा रहा हूँ। खैरियत तो उन्होंने दरियाफ्त की थी जब तबीयत खराब हुई थी चौधरी शुजात साहब, जाना चाहिए था ना, जाना चाहिए था, खैरियत उस तो मौके पे नहीं गए। फिर आप देखें कि लॉन्ग मार्च वो देखें जहांगीर तरीन साहब को भी फोन कर दिया। अब देखें लॉन्ग मार्च का इम्पैक्ट देखेंगे, दूसरे ही दिन इमरान खान साहब को पेट्रोल की प्राइस और बिजली की प्राइस कम करनी पड़ी और बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर रिलीफ देना पड़ा। भाई पहले क्यों नहीं दे दिया आपने? IMF की शरायत के खिलाफ आप जा रहे हैं तो कोई तो जरूरत महसूस हुई ना। तो ये घबरा नहीं गए, ये कमजोर भी हो गए हैं, इनको नजर आ रहा है हम जा रहे हैं, तो इस वजह से इनको ये इकदामात करने पड़े। ना करते इकदामात तो प्राइम मिनिस्टर तो वो कहते हैं ना कि जब जरूरत पड़े तो यू टर्न ले लेते हैं, तो इनको अपनी जरूरत पड़ने पे यू टर्न लेना पड़ा। और आज पीका की आप बात कर रही थी, वो भी देख लें कि यू टर्न लेने को तैयार है। तो प्रेशर इनके ऊपर इतना बढ़ गया है कि रातों की नींदें उड़ गई हैं, बड़ी परेशानी हो गई है। लॉन्ग मार्च अभी पंजाब में एंटर हुई है और मैं एक और चीज की मजम्मत करूंगा कि जिस टाइम पे पंजाब में लॉन्ग मार्च बलूचिस्तान से और सिंध से काफिले आ रहे थे, इन्होंने वहां पे लॉन्ग मार्च का रास्ता रोका। ये ज्यादती वाला मामला है भाई, ये तो जमहूरियत है, कोई आमर थोड़ी है, आमरीत थोड़ी है, लेकिन आपकी सोच एक आमराना है, उसकी वजह से तो वो फिर इनको चीफ मिनिस्टर सिंध ने फोन किया चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि ये ज्यादती आप ना करें, क्योंकि हमारे साथ मार्च के ऊपर सर हम आते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, हुकूमत की रातों की नींद उड़ गई है। जुल्फिकार साहब तो ये कह रहे हैं कि इसीलिए ये फैसले हो रहे हैं, यू टर्न लिए जा रहे हैं, पैका कानून वापस लिया जा रहा है, पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, उसके बाद जाके चौधरी बिरादरान से जो इतने अरसे से ड्यू थी मुलाकात, वो अब जाके हो रही है क्योंकि अब जरूरत पड़ गई है। बहुत शुक्रिया आयशा कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। तो अभी आपने तो पीपल्स पार्टी के दोस्त का तो पूरा मौक़िफ़ सुन लिया, अब तो उसको ज़रूरत ही नहीं है टॉक शो में बैठने की, उसने तो पूरी बात ही उन्होंने बता दी है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी बात ही कर दी है। देखिए अपने लिए ये कहना कि जी जाना चाहिए, इयादत करनी चाहिए और ये है 14 साल के बाद याद आ गया, तो इसी तरह जैसे आपने उनसे कहा अगर प्राइम मिनिस्टर चला गया तो क्या हो गया। देखिए प्राइम मिनिस्टर का जाना एक पार्टी के सरबराह की हैसियत से भी, प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से भी, और फिर काफ लीग जो है हमारी अलायंस है, ठीक है जी। अगर हम गए हैं, हो सकता है बिल्कुल, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इसलिए भी गए होंगे प्राइम मिनिस्टर साहब कि उनकी इयादत भी करेंगे और उनसे कहेंगे कि भी ये जो आगे आ रही हैं चीज़ें, इसके अंदर आपकी क्या राय है। ये तो सियासी वो है और उसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है जब आप किसी मैच के अंदर होते हैं तो आप सारी कोशिशें करते हैं मैच को जीतने के लिए भी, तो उसमें जो सारे इकदाम उठाए जाते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इयादत के साथ साथ उनसे पूछा होगा कि भाई के, और फिर जब उनका जनरल सेक्रेटरी ये बात कर रहा है, देखिए सबसे बड़ी बात ये कि जब तारिक चीमा साहब ये बात कर रहे हैं कि इस मौजू पे गुफ्तगू ही नहीं हुई, जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो फिर तो आप पार्टी के तर्जुमान की बात, ये भी पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हैं, वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वजीर भी हैं, कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये प्योरली मुलाकात जो थी इयादत की हद तक थी, तो उस बात को भी मानना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके बावजूद अगर उन्होंने कोई बात की होगी तो इसमें कोई दो राय नहीं है, होनी चाहिए, इसमें क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है। सही। राना एहसान अफजल साहब, आपको क्या लगता है ये जो अब फैसले कर रही है हुकूमत, नून लीग भी समझती है कि घबरा गई है पीटीआई गवर्नमेंट? देखें इन फैसलों को अगर जरा डीपली देखें कि 15 फरवरी को पेट्रोल की कीमत बढ़ती है 12 रुपए, 28 फरवरी को पेट्रोल की कीमत गिर जाती है 10 रुपए इमरान खान के खिताब में, 27 फरवरी को एक नेप्रा का नोटिस जारी होता है कि 5.94 रुपए बिजली महंगी होने जा रही है, अगले दिन वजीर आजम 5 रुपए बिजली को कम कर देते हैं। जनवरी के अंदर आपने बहुत तगड़ो से मिनी बजट लाए, 360 अरब के जो टैक्स की जो छूट थी उसको खत्म किया और बोझ डाला 360 अरब का। फरवरी के अंदर आप 250 अरब की मराद दे देते हैं। IMF से जो आपने मुआहदे किए, अभी आपने उनका रिव्यू जो है वो फाइनलाइज हुआ, उसमें आपने हर शर्त उनकी मानी, आज आपके सारे इकदाम IMF के खिलाफ जा रहे हैं। सवाल ये है कि ये इतनी डेस्परेशन और जो ये सारे आप इकदामात ले रहे हैं पेट्रोल का खास करके, आप अगर अभी $90 जब क्रूड ऑयल था
तो $2 हुकूमत टैक्स कमा रही है। अभी इस वक्त $110 क्रूड ऑयल जा चुका है। इसका मतलब है कि अगर करंट प्राइस पे देखें तो हुकूमत फी लीटर ₹15 अवाम को दे रही है सब्सिडी। यानी कि एकदम से सारे इकदामात, फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं वो सोचे समझे बगैर, उसका होमवर्क किए बगैर पीछे आपका नहीं वो कहते हैं कि हमारा 3 से 4 महीने का होमवर्क है, ये अचानक से फैसला नहीं किया, ऑपोजिशन की वजह से फैसला नहीं किया, बल्कि ये एक स्पेस निकली, गुंजाइश निकली करने का। ये जब बढ़ाते हैं तो कहते हैं बढ़ा दिया, बम गिरा दिया है। IMF के पास जाते हैं तो कहते हैं मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। अब IMF से हटकर कोई डिसीजन ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हैं, तो उसमें आपको खुश होना चाहिए ना कि आवाम को रिलीफ मिल रहा है। नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि एक दिन एक फैसला, अगले दिन दूसरा फैसला। वो तो हमारी मर्जी है ना, हम क्या फैसला करते हैं। राना एहसान साहब ये भी कह रहे हैं वज़ीर आज़म के टैक्स टारगेट जो था वो उससे ज्यादा इकट्ठा हुआ है, इसलिए हम ये डिक्टेशन पे तो नहीं फैसले होंगे ना, फायदा आवाम को दे रहे हैं, मर्जी से होंगे। जो सवाल जेन्युइन सवाल बनता है भाई कि IMF को आप क्या वो आप आवाम से पूछे जाके कि आवाम खुश है कि नहीं खुश है, उनको कंप्लीट करने दें, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। आफ्ताब साहब लेट इन कंप्लीट प्लीज। जी राना साहब, 11.6 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हो चुका है जनवरी तक। आगे वाले दिनों का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, आपको अरबों डॉलर की बोरोइंग करनी है। भाई IMF के प्रोग्राम के आप मुखालिफ चल रहे हैं, कहां से अरेंज करेंगे? पाकिस्तान को आप फाइनेंशियल रिस्क में डाल रहे हैं। और ये हो पता क्यों रहा है? क्योंकि अब लग ऐसा है कि इमरान खान भागने लगा है, और भागते भागते ये जो जाल फाइनेंशियल जो ये तबाही मचा के जा रहा है वो नजर आ रहा है इन फैसलों से। चलिए तो हमारे साथ बैठे हैं ना नुमाइंदे, बैठे हैं ना हुकूमत के, उन्हीं से जाने थे। आफ्ताब साहब, ये मैंने सिर्फ राना एहसान साहब से नहीं, और भी कई सियासी रहनुमा जो है वो यही कहते हुए मैंने देखा उनको कि वो कह रहे हैं कि ये जो रिलीफ अब देंगे ना, ये भी कर्जा लेके देंगे। क्या कर्जा लेके रिलीफ दिया जा रहा है? पेट्रोल की कीमत कम हो रही है या बिजली की कीमत कम हो रही है या दीगर ऐलान जो वज़ीर आज़म करें, क्या कर्जा लेके करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपके सामने बताया गया है कि जी जब आपका टैक्स कलेक्शन अच्छा होता है, आपके पास जब आपको मिला, कुशन मिला है, तो आपने वो कुशन जो है वो उसका जो रिलीफ है वो आवाम तक दिया है। तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो हम आते किस लिए? हम आते इसीलिए ना कि जब हम महसूस करते हैं कि हुकूमत लोगों से वादा करके आते हैं आपके लिए रिलीफ लेकर आएंगे, आपके लिए बेहतरी लेकर आएंगे। अब हेल्थ का जो प्रोग्राम है हमारा, वो कोई इसे इनके मार्च की वजह से तो हमने नहीं किया था ना। हमने तो पूरे KPK के अंदर हेल्थ कार्ड दे दिया, पंजाब के अंदर दे रहे, इस महीने के एंड तक पूरे पंजाब को हम दे चुके होंगे। अच्छा, ये इसी तरह हमने जो है ये पेट्रोल की कीमत कम की है और ये रिलीफ है आवाम को। अगर हम बढ़ाते तो ये कहते हैं कि जी बढ़ा दिया है, IMF के पास जाते कहते हैं IMF के पास चले गए। तो भाई बात ये है कि अगर हमने 12,000 से 14,000 कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। हमने कामयाब नौजवान प्रोग्राम हमारे पिछले 2 साल वाकई में आवाम को जो रिलीफ आप दे रहे हैं, इसको अप्रिशिएट हम कर रहे हैं। हम भी बड़े खुश हैं, आवाम भी बड़े खुश हैं कि ये फैसला हो गया। लेकिन सवाल मेरा सिर्फ ये है कि अब से अगर 1 महीना पहले, 2 महीने पहले हम चले जाएं तो हमें ये कहा जाता था कि भाई पॉसिबल ही नहीं है कि पेट्रोल की कीमत कम हो, क्योंकि आलमी मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब अचानक से क्या हुआ कि कीमतें जो है आसमान पर पहुंची हुई हैं आलमी मार्केट में। मैं अगेन ये कह रही हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, आवाम को रिलीफ मिल रहा है। अब अचानक से क्या हो गया? इसका मतलब कि अगर अभी रिलीफ दिया जा सकता था, अभी कुशन निकल सकता था, तो पहले भी निकल सकता था आफ्ताब साहब। तो उस नहीं लॉन्ग मार्च के डर की वजह से अच्छा हुआ। जब हुकूमत के पास जुल्फिकार साहब कह रहे हैं कि अभी लॉन्ग मार्च है इसलिए हुआ है, आवाम की रिलीफ के ऊपर खर्च किए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लॉन्ग मार्च के डर की वजह से हुआ है। 360 अरब का इन्होंने मिनी बजट लाए, उसमें से कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा पैकेज। लोग दुआएं दे रहे हैं बिलावल साहब की वजह से। 2 साल पहले दिया होता तो आज पाकिस्तान रेवोल्यूशनरी स्टेज के ऊपर होता। ये है कि हम तो फिर थोड़ा सा डिले हो गए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये मैं आ जाती हूं जुल्फिकार साहब की तरफ, बड़ी देर हो गई। जुल्फिकार साहब जी, आप कह रहे हैं कि जी मार्च की वजह से, मार्च के डर की वजह से ये हुआ है। कौम खुश है जी, बहुत खुश है, दुआएं दे रही हैं बिलावल साहब को कि जिन्होंने ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट की, अवामी मार्च स्टार्ट की। सर मैं बात कर लूं आफ्ताब साहब, मैं बात कर लूं, आपने अगर सारी बात करनी है फिर मैं घर चला जाता हूँ। आप तो चाहते नहीं हम बात करें। नहीं आप करें बात। आप तो घर पे ही बैठे हुए, मैं घर पे नहीं बैठा हुआ सर, मैं घर पे नहीं बैठा हुआ, बात तो करने दें। तो बात यह है कि बिलावल साहब के लॉन्ग मार्च की वजह से इम्पैक्ट आया दूसरे दिन कि गवर्नमेंट को ये स्टेप्स लेने पड़ गए। अगर ये लॉन्ग मार्च ना होती और इतना बड़ा जम्मे गफीर बाहर ना निकलता तो ये कभी भी नहीं स्टेप लेने थे। ये सोच रहे होंगे कि थोड़ा पहले ही कर लेते मार्च, ताकि थोड़ा रिलीफ जल्दी मिल जाता। देखिए बिलावल साहब
ने जब ये लॉन्ग मार्च का डिसीजन लिया ना सी से, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे हम कैसे करेंगे। उन्होंने कहा इसके ऊपर हमने इतना टाइम रखा है कि हमारे पास कोई 1.25 महीना 1.5 महीने का क्वेश्चन है, तो हम इस पे होमवर्क पूरा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह होमवर्क पूरा किया, इसकी पूरा स्ट्रेटेजाइज किया, प्लानिंग की, और जब ये लॉन्ग मार्च बाहर निकली है तो आपने देख लिया कितनी अवाम बाहर है। अच्छा, यही आपके अहदाफ थे कि हुकूमत पर प्रेशर डालना और इस तरह के रिलीफ लेना, या फिर इस लॉन्ग मार्च के अहदाफ और भी हैं? बेसिकली आप गेन क्या करना चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी इस लॉन्ग मार्च से? देखिए, हम तो अवाम की आवाज बुलंद करने के, ये अवामी मार्च है कि अवाम को इतनी महंगाई कर दी है कि अवाम की पसली तोड़ के रख दी है, कमर तोड़ के रख दी है। उनकी आवाज उठाने वाला तो कोई रहा ही नहीं। हुकूमत किसी की बात तो सुनी नहीं रही थी। हमारे पास वजीर आजम इमरान खान को घर भेजने का आईनी और कोई कानूनी हल नहीं था कि अकेले हम करते, वो तहरीक अदम एतमाद के साथ था। तो हमने कहा कि जो हम ऑप्शन यूज कर सकते हैं वो एक लॉन्ग मार्च है, तो हमने लॉन्ग मार्च का ऑप्शन यूज किया। बिलावल साहब ने डिसाइड किया, सीसी के साथ मुशावरत की और सड़कों पे आ गए। आप देखें, ये जैसे जैसे आप चलते आएंगे, आज पंजाब में रहीम यार खान जलसा है, जैसे जैसे आगे आते जाएंगे लोगों की तादाद मजीद बढ़ती जाएगी, और एंड इट्स गोइंग टू बी अ हिस्टोरिकल मार्च। पंजाब से भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आएंगे बड़ी तादाद में? जी जी, आप देखें कि बहुत ज्यादा सरप्राइज होगा। राना एहसान साहब, फिर नून लीग सपोर्ट करेगी पीपल्स पार्टी के मार्च को पंजाब में खास तौर पर? आपके कारकुनान जाएंगे इस मार्च में? देखिए, नहीं, हमारा लॉन्ग मार्च तो 23 मार्च को जो है वो स्टार्ट होगा, और उसके ऊपर बाकी, लेकिन हम इसको सपोर्ट करते हैं। अच्छी बात है, हुकूमत के खिलाफ कोई भी अमल हो वो बेहतरीन है। लेकिन मैं एक जरा पिछले पॉइंट को अगर मैं कवर करना चाहूंगा, आफ्ताब साहब जो ये प्लीज बता दें कि 360 अरब का मिनी बजट आपने इतनी तगोदो से पास कराया, एक माह में क्या हुआ कि 250 अरब की आपने मराद दी। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो पेट्रोल की कीमत इन्होंने कम की, आलमी मंडी में 110 पे चला गया, ये एक फाइनेंशियल रिस्क ले रहे हैं, ये गैम्बल कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जान नहीं है, लेकिन ये उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये आगे आके आपको ये साबित हो जाएगा कि ऐसे हो रहा है। दूसरा, इनकी जो डेस्परेशन है, देखिए तारिक बशीर चीमा साहब ने जो मुलाकात हुई उसका पोल खोल दिया कि अदम एतमाद पे तो बात ही नहीं हुई। इन्होंने जाते ही जब वहां से इमरान खान साहब निकले, फौरन ही प्रेस रिलीज हुआ जी कि ये PMLQ हमारे साथ पूरा तावन करेगी और हुकूमत के साथ खड़ी होगी। देखिए, ये अब जो है प्रेस को मैनेज करके एक प्रोपोगेंडा करके समझते हैं कि ये अब इस चुंगल से निकल जाएंगे। इनके खिलाफ तैयारी पूरी है, और हमारे नंबर गेम ऑलमोस्ट मुकम्मल है, और जल्द ये आपको, जिस तरह मौलाना साहब ने कहा, मैं समझता हूं कि अगले कुछ घंटे और कुछ जो दिन है वो बहुत क्रिटिकल है इस हुकूमत के। अच्छा, राना एहसान साहब, आप कह रहे हैं नंबर पूरे हैं, तो इसमें इत्तेहादी भी शामिल हैं, या इत्तेहादियों पर भी रिलाय कर रही है ऑपोजिशन या नहीं? देखें, हमारा होमवर्क इत्तेहादियों के बगैर भी पूरा है, लेकिन इत्तेहादियों को मशवरा ये है कि ये डूबती हुई किश्ती है, इसके साथ कुछ नहीं मिलेगा आपको। अवाम ने इनको रद्द कर दिया है ज़िमनी इलेक्शनों में, अवाम ने इनको लोकल बॉडीज में रद्द कर दिया है। अवाम अपना जो निशानदेही है वो पब्लिक पोल्स के अंदर बड़ा क्लियरली बता रही है कि इनकी पॉपुलैरिटी खत्म होती जा रही है। अब ये डेस्परेट मेजर्स पाकिस्तान की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को रिस्क में डालते हुए, IMF के मुआहदे को ठोकर मारते हुए ये आगे फैसले कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भाग जाना है। इससे बड़ा सबूत, और इन्होंने जो कहा ना 4 माह, अगर ये 4 माह खुदा ना खास्ता रह गए, अगर इन्होंने 4 माह मुकम्मल कर लिए, तो मैं आपको मैं चैलेंज करता हूं कि ना पेट्रोल की ये प्राइस रहेगी जो इन्होंने कहा, ना बिजली की ये प्राइस रहेगी, क्योंकि आलमी मंडी के जो जिस तरफ वो जा रही है वो इनके कंट्रोल से बाहर है, और अगर ये करेंगे तो ये फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को रिस्क में डालेंगे। आफ्ताब जहांगीर साहब, ऑपोजिशन तो कह रही है कि इत्तेहादियों के बगैर भी हमारे नंबर पूरे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मामला तय करती रह जाए और आपके अपने लोग आपको धोखा दे दें? अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये कि अपने लोग दे नहीं सकते, इसलिए कि जब वो देंगे तो वो उनको फिर 63 की शिक का भी सामना करना पड़ेगा। और फिर मैं तो बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ आयशा, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इनका जमहूरी हक है, जल्द से भी करें, जुलूस भी करें। हमने भी 126 दिन का धरना दिया था हमने, तो इनका बिल्कुल हक है, ये जो मर्जी करें, पुरअमन रहते हुए इनको जुलूस में निकालें, सब कुछ करें, अदम एतमाद भी लेकर आए। 48 घंटे की बात कर रहे हैं, 24 घंटे में लेकर आए। अगर इनके पास तादाद मौजूद है तो फिर किस बात का खौफ है? फिर करें, आए, बिल्कुल दें,
और अगर उसके बाद क्या होता है उसको देखेंगे, सिनेरियो को क्या होता है। ये जमहूरियत का हुस्न है, बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। परेशानी तो उस सूरत में होना कि जी हमें कोई परेशानी नहीं है। मैं ये समझता हूं कि जो लोग अगर अपने ज़मीर के अगेंस्ट वोट देना चाहते हैं बिल्कुल दें, और उनको खुल के सामने आना चाहिए और बोलें कि जी हम इस वजह से अगेंस्ट जा रहे हैं, हमें वजारत नहीं मिली या हमें फंड्स नहीं मिले या हमारी फ्रंट्स पर देखना पड़ेगा ना आफ्ताब साहब। महंगाई बहुत हो गई है। अपने लोगों के बारे में ऑपोजिशन दावा कर रही है हुकूमत के कि वो उनके साथ राब्ते में है, फिर जहांगीर तरीन ग्रुप, उसके बाद इत्तेहादी। तो आप लोगों ने भी अपना होमवर्क कर लिया या आपके भी राब्ते हो रहे हैं सब लोगों के साथ? हमारा तो देखें, हमारा तो बहुत सिंपल होमवर्क है। मेरा सिंपल होमवर्क है कि मैंने वफादारी है, मेरी पार्टी है, मेरा कायद है, मैं उसके साथ हूँ, खत्म हो गई बात। मेरा होमवर्क तो यहाँ तक मुकम्मल है। और ये हर एक का अपना इंडिविजुअल हुक्म होना चाहिए। साहब एक चीज बता दें, जहांगीर तरीन से बात हुई थी वज़ीर आज़म साहब की, उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की थी, उनकी तबीयत उनकी नासाज है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो वो ग्रुप जो है वो आपके साथ है, अच्छी रही थी वो बातचीत वज़ीर आज़म की जहांगीर तरीन साहब से? अच्छा आयशा, मुझसे तो उन्होंने इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू नहीं की, ना जहांगीर तरीन ने की है, ना जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है। ये वो बेहतर जानते होंगे। मैं तो वो चीज देखूंगा। आप पार्टी का हिस्सा है ना, तो पार्टी का हिस्सा है, लेकिन पार्टी का हिस्सा है, लेकिन बहुत सी चीजें देखिए मैं आपको बताऊं, पार्टी का मैं हिस्सा हूं, लेकिन बहुत सी चीजें मुझसे डिस्कस है। जाती टेलीफोन कॉल जो है वो तो मुझसे नहीं डिस्कस हो रही ना। वो जब होंगी, जब आएंगी, सबके सामने आ जाएंगी, उसमें क्या है, दो राय, कोई दो राय नहीं है। जब जो चीज होगी सबके सामने आएगी, पार्लियामेंट में आएगी। शो में बैठे हैं ना, एटलीस्ट आप कुछ तो बताएं ना कि हुकूमत का प्लान क्या है, तैयारी कैसी है। मतलब ये सिर्फ वो तो वक्त बताएगा ना सर, वक्त बताएगा सर। ये पहले भी होता रहा है कि बहुत सारी मौके के ऊपर आपने देखा है कि हम रास्ते रोक देंगे, हम लोग बिठा देंगे, हम कारकुन बिठा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फिर क्या होता है, सारी चीजें। तो ये तो वक्त बताएगा, वक्त आई, इनको लाने दें, मौलाना को लेकर आने दें, इनको लेकर आने दें, फिर आपस में। लेकिन असल में बात ये है कि आप इनसे ये तो पूछे कि एक दूसरे से मोहब्बत कितनी है इनको। अब बात मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि इस अदम एतमाद के बाद होगा क्या, करेंगे क्या। ये सारे बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात वक्त आने पे मिलेंगे। सही है, क्या होगा जी जुल्फिकार साहब, तहरीके अदम एतमाद के बाद क्या होगा? इस पे हो गया सब कुछ तय हो गया? नींदें उड़ी हुई हैं हुकूमत की, नींदें उड़ी हुई हैं, नींदें उड़ी हुई हैं। परेशानी है कि होगा क्या होगा। मैं तो आराम से सोता हूँ बॉस, मैं तो बहुत आराम से सोता हूँ। आफ्ताब भाई, आपको तो हम कह ही नहीं रहे, आपको तो हम कह ही नहीं रहे, मैं तो हुकूमत की बात कर रहा हूँ। नहीं चलिए, आपके पास बड़ी खबरें होंगी। क्या प्लान क्या हुआ है कि क्या करना है इसके बस बाद? आप देखें, मौलाना ने ना, एक होती है मूवी फिल्म, उससे पहले होता है ट्रेलर, और ट्रेलर से पहले होता है टीजर। मौलाना की जो स्टेटमेंट है वो है टीजर। ये टीजर से डर गए हैं। अच्छा, तो इसके बाद ऐसा ना हो कि मौलाना फिर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दे कि मेरे कमर पे छुरा घोंप दिया। सर ऐसा नहीं है, आप देखें, आप आफ्ताब भाई देखें आगे आगे क्या होता है। इस मर्तबा ऑपोजिशन के दरमियान आप लोगों ने कहा था, मैं नहीं कह रहा, मौलाना ने कहा। देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर है कि तमाम ऑपोजिशन की पार्टीज इस पॉइंट पे इकट्ठी हैं कि हमने वजीर आजम इमरान खान से, इस मुल्क की और इस हुकूमत से जान छुड़ानी है, उनको घर भेजना है ताकि इस मुल्क को और इस अवाम को रिलीफ मिल सके। क्योंकि जो ये कर रहे हैं, तो इन्होंने तो लोगों का तो रिलीफ देने का प्लान तैयार कर लिया है ऑपोजिशन। हर चीज तैयार है, सब तैयार है, हर चीज तैयार है। आप देखें, बयानात तो नहीं है जैसे वजीर आजम देते थे हुकूमत में आने से पहले। वजीर आजम का तो मैं कोई चीज भी नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई ठोस बात की हो। उनकी तो हर चीज के ऊपर कॉन्ट्रडिक्शन है। वो तो ये भी कहते थे पेट्रोल बढ़े तो वजीर आजम क्या होता है, तो बिजली बढ़े तो वजीर आजम कौन होता है। तो आपको पता ही है कि वजीर आजम, तो मैं जरा ये यकीन दिहानी चाह रही हूं कि प्रैक्टिकल लोग हैं, हम ग्राउंड रियलिटी के लोग हैं। देखिए, हम लोगों का ऑपोजिशन की जमातों में आपस में नजरिया चाहे फर्क हो, बट वन पॉइंट पे सारे इकट्ठे हैं कि इमरान खान साहब को घर भेजना है। सही। और पॉलिटिकल पार्टीज की ये जो ऑपोजिशन की जमातें हैं, इनकी बड़ी मैच्योर लीडरशिप है। इन्होंने अब आपस में तय कर लिया है कि हमने आगे लाए अमल क्या बनाना है, हिकमत अमली क्या है, जब ये घर जाएंगे तब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, हुकूमत कैसे चलानी है और कैसे मामलात है, ये वक्त आने पे। लास्ट मिनट है मेरे पास। राना एहसान साहब, जुल्फिकार साहब तो कुछ नहीं बता रहे, और भी पीपल्स पार्टी के, नून लीग के कुछ नहीं बताते कि नेक्स्ट क्या करना है। आप ही कुछ बता दीजिए कि नेक्स्ट प्लान क्या हुआ है। देखिए, हमारी पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। नहीं,
हमारी पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि ये अदम एतमाद अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए लाया जा रहा है, और रिलीफ इसी सूरत में होगा अगर ये जो कोalition हुकूमत बने ये जनरल इलेक्शंस की तरफ जाए और नई हुकूमत जो 5 साल के मैंडेट के साथ आए वो अवाम को रिलीफ दे सकेगी। क्योंकि अभी इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें पीटीआई हुकूमत ने इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को रिस्क में डाल दिया है। इस वक्त पीटीआई ने आपकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी 2023 के बाद दोबारा पीटीआई आएगी तो फिर क्या करेंगे आप? अगर 2023 के बाद दोबारा पीटीआई आ गई फिर क्या करेंगे आप? अगर आप ख्वाब देखेंगे तो जरूर आ जाएगी, वरना असलियत में नहीं आएगी, असल में नहीं आएगी, ख्वाबों में जरूर आ जाएगी। ये अभी सड़कों पे जाएंगे, लोगों में जाएंगे तो पता चलेगा पीटीआई को कैसे लोग वेलकम करते हैं। मैं समझता हूँ आप अच्छे आदमी हो, ताबीर भी सही बताएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। अभी तो मेरे पास सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमान में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन की जंग से मुतालिक। रूसी फौजी जो हैं वो यूक्रेनी दारुल हुकूमत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और आलमी दुनिया जो है वो इस तनाज़े को हल कराने में अब तक नाकाम नजर आ रही है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन जंग से मुतालिक। रूस की पेशकदमी जारी है। यूक्रेन के अहम शहरों पर हमले जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं रूस की जानिब से। और अब से कुछ देर कबल ये इत्तला आई थी कि 15 मील के फासले पर रूसी फौजी जो हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के करीब पहुँच चुके हैं। और ये भी खबर आई कि रूसी फौजी यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में एक मरकज़ी टीवी के दफ्तर पर हमला किया था, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए थे। दूसरी तरफ क्रेमलिन के तर्जुमान ये भी कहते हैं कि हम मुज़ाकरात की बहाली के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो ये है कि यूक्रेन में रूस के हमले बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और कई हलाकतों की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। अब इसमें पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है? पाकिस्तान लगता है ऐसा है कि सेंसिटिव पोजीशन पर बैठा हुआ है, क्योंकि अब यूरोपीय यूनियन जो है उसने दबाव डालना शुरू कर दिया पाकिस्तान पर कि इस हमले की मजम्मत करे पाकिस्तान। क्योंकि इससे पहले जो इजलास हुआ था सलामती काउंसिल का अक़वाम मुत्तहिदा की, उससे पाकिस्तान गैर हाजिर रहा था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये जो नेक्स्ट हंगामी इजलास होना है यूक्रेन पर रूसी हमले की मजम्मत के हवाले से, उस करारदाद की पाकिस्तान हिमायत करे। और ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन बल्कि बरतानिया, कनाडा, जापान, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड के सफ़ीरों की जानिब से भी यही मुतालबा पाकिस्तान से किया जा रहा है। इस पर बात करते हैं जी कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा कोई एक पोजीशन लेना इस कॉन्फ्लिक्ट में, और क्या पाकिस्तान ले सकता है या नहीं ले सकता, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सर, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम देख रहे हैं कि रशिया के हमले जो हैं वो तेज़ होते जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर। ऐसे कौन से अहदाफ हैं आपको लगता है कि जिनको हासिल अगर कर लेगा रशिया, या ऐसे कौन से मुतालबात हैं रशिया के जिनको मान लिया जाएगा तो रशिया रुक जाएगा, या ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा? देखिए, इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने का बहुत पहले चांस था, और वो चांस ये था कि यूक्रेन वाज़ेह ऐलान कर दे को नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर ये ऐलान हो जाता तो शायद ये मसला ना बनता। दूसरा, जब 2013 के बाद से अमेरिका ने फोर्सबली एक रिजीम चेंज की थी यूक्रेन में, उसके बाद से जो CIA लगी हुई थी यूक्रेन के अंदर से लोगों को तैयार करके रूस के अंदर भेजने के लिए, उससे रुक जाते तो भी बात आसानी से रोकी जा सकती थी। लेकिन अब इन दोनों से बात नहीं आई यूक्रेन। तो अब यूक्रेन के ऊपर हमला रूस का हम देख रहे हैं। इसका अब रोकने का एक ही तरीका ये है, बातचीत का भी मैं देख रहा था, इंटरनेशनल मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है कि रूसी वफद जो है वो एक नामालूम मुकाम की तरफ रवाना हो गया हुआ है दूसरे राउंड ऑफ टॉक्स के लिए। उम्मीद तो करनी चाहिए कि टॉक्स के बाद मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, सीज फायर हो जाएगा और सिविलियन कैजुअलिटीज हैं उससे बच जाएंगे यूक्रेनियंस। आम यूक्रेनियन उतना ही मासूम है जितने आम इराकी थे जिनको बेताशा तरीके से मारा गया, या सीरियंस थे, या जिस तरीके से बुरे तरीके से अफगानिस्तान के साथ किया गया। लेकिन बहरहाल चूंकि वो एक यूरोपीय मुल्क है, पूरे यूरोप के साथ खड़ा है, अब मगरब और मशरिक की तकसीम आपको नजर आ रही है सामने एक। तो इसमें पाकिस्तान जी
जी। अच्छा जनरल साहब, ये भी खबर आई कि यूक्रेन ने वीज़ा पाबंदी हटा दी उन तमाम फॉरेनर्स के लिए जो यूक्रेन में आकर इस लड़ाई को या इस जंग को लड़ना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि ये जंग जो है वो दूसरे ममालिक तक भी फैल सकती है? देखिए, ये बजाते खुद बहुत बड़ा जंगी जुर्म है जो यूक्रेन कर रहा है। और इससे पहले बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी थी, उन्होंने कहा था कि हम उन बरतानवी शहरियों को फैसिलिटेट करेंगे जो यूक्रेन में जाकर लड़ना चाहते हैं। यानी यूक्रेन में जाके यूक्रेनियंस के लिए लड़ना तो एक किस्म का जो उनके लिहाज से जायज है, लेकिन और किसी मुल्क के लोग आके शहरी लड़े तो वो एक टेररिज्म बन जाता है। तो ये देखिए, दुनिया बहुत तजादात का शिकार है इस वक्त। और ये जो कुछ भी यूक्रेन कर रहा है, यूक्रेन खुद अपने आप को आग की भट्टी में धकेल चुका हुआ है। यूरोपीय ममालिक लेड बाई अमेरिकन यूक्रेन को जलता हुआ देखने उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही। उनका मसला सिर्फ ये है इसी तरीके से रूस को उस स्टेज पे लाया जाए कि रूस अपनी जो बड़ी ताकत बनने का उसके ज़हन में ख्वाब था उससे वो दस्तबरदार हो जाए और वो फिर अपने अंदर सुकड़ना शुरू कर दे। जो पहले कोशिशें की जा रही थी यूक्रेन को नेटो में शामिल करके, तो वो इस जंग में मारा जा रहा है यूक्रेन बेचारे इसमें। यूक्रेन को, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को सब कोई बात समझने की जरूरत थी बहुत पहले, लेकिन अब उसे फंस चुके हैं। कहीं गलतफहमी का शिकार तो नहीं हो गया जनरल साहब? यूक्रेन के अमेरिका ने ऐलान किया था कि हम आपके साथ खड़े होंगे, नेटो ने ऐलान किया था हम आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन अब जब वाकई में जंग शुरू हो गई है तो ना अमेरिका कहीं नजर आता है, ना नेटो कहीं नजर आता है, ना दूसरे ममालिक नजर आते हैं यूक्रेन की हेल्प करते हुए। और ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि हमें अकेला छोड़ दिया गया है रशिया से लड़ने के लिए। जी, ये तो बड़ा वाज़ेह है ना, अभी तो कोई शक रहा ही नहीं किसी को कि भाई ना अमेरिका आएगा लड़ने के लिए, ना बरतानिया आएगा, ना कोई और आएगा इससे लड़ने के लिए। अगर आपने जर्मन वजीर खारजा की, जर्मन के वजीर दिफा हैं, उनका अगर आपने तकरीर सुनी हो तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है, अगले दिन यूरोपियन यूनियन की जो असेंबली बात की उन्होंने, कि ये बहुत बड़ी गलती की है हमने। हमें नेटो को, यूक्रेन को मजबूर नहीं करना चाहिए था नेटो में जाने के लिए। हेनरी किसिंजर की बात माननी चाहिए थी कि यूक्रेन एक न्यूट्रल मुल्क रहता जो मशरिक और मगरिब को दरिया पुल का किरदार अदा करता है। अब हम जो पाबंदियां लगा रहे हैं इसका नुकसान हमें होगा, लॉन्ग टर्म में हमें ज्यादा नुकसान होगा इसका, क्योंकि एनर्जी की जरूरत है उनको वो। और देखिए डबल स्टैंडर्ड यहाँ भी है, बहुत पाबंदियां लगा दी, लेकिन रूस से ऑयल और गैस पे पाबंदी नहीं लगी अभी तक। हैरान को रहना आपके लिए, सबके लिए। अमेरिका रूस से यूरेनियम दरामद करता है, उस पर पाबंदी नहीं लगी अभी तक, नहीं लगी। सही सही सही। लेकिन सर चले पाकिस्तान के फायदे या नुकसान की बात कर लेते हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन जो है वो अब मुतालबा कर रहा है, दबाव डाल रहा है पाकिस्तान पे कि इस इकदाम की मजम्मत की जाए पाकिस्तान की जानिब से। और सलामती काउंसिल के इजलास में जो करारदाद पेश की जा रही है रशिया के खिलाफ यूक्रेन की हिमायत में, उसकी हिमायत करे पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान इस मुतालबे को नहीं मानता है तो फिर इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान पर? देखिए, हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये सफीरों का एक आम होता है, मिल मिला के एक चिट्ठियां लिख देते हैं और एक खास अखबार के थ्रू ये पेश कर दी गई थी। इसका सीरियसली ऐसा कोई इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान पॉलिसी होना चाहिए नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान तो बड़े वाज़ेह कह चुका है कि भाई वी कैन बी पार्टनर्स इन पीस, नेवर इन पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट। और ये कॉन्फ्लिक्ट को हवा देने में मगरबी दुनिया का बहुत रोल है। पाकिस्तान अगर इसके हक में वोट करता है तो भी मगरबी दुनिया को सपोर्ट कर रहा है, इसके खिलाफ वोट करता है तो यूक्रेन पे जो हमला हुआ है उसको सपोर्ट नहीं, पाकिस्तान सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म जब रूस में थे वहां पर भी जब ये एलामिया जारी हुआ तो पहला पॉइंट यही था कि बातचीत के जरिए मसला हल होना चाहिए। तो पाकिस्तान का पॉइंट बड़ा वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है। दरअसल पाकिस्तान के लिए एक्सचेंज करना कितना मुश्किल नहीं होगा इससे। सही। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि हमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के भी ताल्लुकात हैं यूरोपीय यूनियन के साथ भी। GSP+ स्टेटस दे रखा है यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को। डेफिनेटली इससे जो ट्रेड होती है टेक्सटाइल के ख़ास तौर पर, उस पर तो असर पड़ेगा इन सारे मामलात का, क्योंकि अल्टीमेटली अगर बात नहीं मानी जाती है या फिर अपने मुतालबात पहले सामने रखे जाते हैं तो फिर उसके असरात तो हमें ताल्लुकात में नज़र आते हैं और फिर असर जो है वो पाकिस्तानी मईशत पर पड़ना शुरू हो जाता है। देखिए, उन्होंने को हम पे एहसान नहीं किया हुआ। तो किस्मत ये है कि हम पाकिस्तानी खुद अपने आप को बहुत लाइट लेते हैं। आपका क्या ख्याल है, यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को छोड़ सकती है? अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ सकता है? हम ऐसे घबरा क्यों जाते हैं? इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो,
पाकिस्तान की उनको जरूरत है, खास तौर पर इन हालात में जबकि ये सारे कनेक्टिविटी का जो मसला है इंटरनेशनल और ईस्ट, जिसे मैंने पहले अर्ज की थी कि ईस्ट और वेस्ट आपको बड़ा वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है इस वक्त आपको, और ये तकसीम अगर और गहरी होती है उस सिलसिले में भी पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम होगा। इसलिए पाकिस्तान को मेरा ख्याल नहीं घबराने की जरूरत है, और ना यूरोपियन यूनियन ना ही अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ सकता है। उन्होंने हम पे कोई एहसान नहीं किया, वो हमसे कुछ ले रहे हैं तभी वो हमें कुछ दे भी रहे हैं। सही। और सर हम ये भी देखते हैं कि जब भी और ये वज़ीर आज़म ने भी कहा कि जब भी ज़रूरत होती है ख़ास तौर पर अमेरिका को, तो वो हमारे साथ ताल्लुकात बढ़ा लेता है, जब ज़रूरत नहीं होती है तो फिर ताल्लुकात उस तरह से आइडियल नहीं रहते हैं। लेकिन अब इस रशिया के दौरे के बाद वज़ीर आज़म के हमने कुछ चेंज भी महसूस किया। आपको लगता है कि ये जो न्यू ब्लॉक है, हालांकि वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, बट हमें चाहे अनकॉन्शियसली कहें लेकिन एक ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है, तो पाकिस्तान अब उस ब्लॉक में आपको जाता हुआ नजर आ रहा है पिछले ब्लॉक को छोड़कर? देखिए, पाकिस्तान ईस्ट का हिस्सा है ना जी। पाकिस्तान अपने जोग्राफियाई हैसियत तो चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल। पाकिस्तान अपने हमसाये चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक जरूरियात है पाकिस्तान उनको चेंज नहीं कर सकता। तो फिर पाकिस्तान के लिए तो इतनी बड़ी चॉइस, इतना बड़ा कोई डिफिकल्ट ऑप्शन नहीं है। हम इसके खिलाफ तो ताल्लुकात दूसरे के साथ नहीं बढ़ा रहे ना। मैं आपसे अर्ज करूं कि जब अमेरिका से हमने ये बात की, हमने खुद ये बात की उनसे कि भाई आप पाकिस्तान को अपना दोस्त कहते हैं, ताल्लुकात आप भारत से बढ़ा रहे हैं, तो नुकसान तो पाकिस्तान का कर रहे हैं इस सिलसिले में। उन्होंने कहा पाकिस्तान को फिक्र नहीं होनी चाहिए, हम भारत के ताल्लुकात की नैयत और है, आपसे ताल्लुकात की नैयत और है। इस तरह पाकिस्तान का भी एक हक है ना कि हम जैसे चाहें, जिस तरह के चाहे ताल्लुकात रख सकते हैं अपनी जरूरियात के मुताबिक, अपने वफाद की खातिर। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए चॉइसेस या कोई इतने डिफिकल्ट डिसीजन नहीं है, और डिसीजन ऑलरेडी मेड है पाकिस्तान के लिए। इसलिए अमेरिका को भी समझ है इस चीज की। सही। लेकिन सर ये जो फैसले किए जा रहे हैं, वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि अब हमारी खारजा पॉलिसी जो है आज़ाद हो चुकी है और ये हमारा हक है, हम जिस भी मुल्क के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर करें। तो इससे पहले जिस ब्लॉक का हिस्सा रहे, अमेरिका के साथ रहे, आप ये समझते हैं कि वो अननेचुरल इत्तेहाद था, और अब जो है वो क्योंकि ईस्ट का हिस्सा है तो ये एक नेचुरल इत्तेहाद है और ये अब हमारी जरूरत भी है ये करना? देखिए, उस वक्त की जो पावर डायनामिक्स थी इंटरनेशनल वो डिफरेंट थी। आज की पावर डायनामिक्स टोटली डिफरेंट हो चुकी हुई है। आज चीन एक उभरता हुआ नहीं बल्कि एक रिकॉग्नाइज पावर है दुनिया में। रूस एक रिकॉग्नाइज पावर है इस दुनिया में, और पाकिस्तान की जरूरत दोनों तरफ है। इसलिए पाकिस्तान के मैं जो बात कर रहा हूँ, कभी ईस्टर्न जो हिस्सा है दुनिया का, उसकी सोच मगरबी दुनिया से मुख्तलिफ होती जा रही है, और यही वो चीज है जो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद भी है और पाकिस्तान के लिए चैलेंज भी है। पाकिस्तान ने तो कभी ये नहीं कहा कि हम अमेरिका से ताल्लुकात बिगाड़ना चाहते हैं, या अमेरिका से हमारी कोई मुखासमत है, या बरतानिया से, यूरोपियन यूनियन से। हम तो सबके साथ ठीक ताल्लुकात रखना चाहते हैं। पाकिस्तान को तजारत की भी जरूरत है, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान को ऑन द अदर हैंड इस खित्ते में रहते हुए आप मगरमच्छ से बाहर कैसे रख सकती हैं? सही। अच्छा सर, अब आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी ये कि पाकिस्तान कोई पोजीशन ले सकता है, क्योंकि अब ये जंग शुरू हो चुकी है, तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हो गया है कि वो कोई पोजीशन ले, या तो रशिया के अगेंस्ट है या साथ है, क्योंकि जंग में तो कहा जाता है ना कि आपको फिर पोजीशन लेनी ही पड़ती है, या फिर अभी भी टाइम है, जिस तरह से बाकी मुल्क जैसे इंडिया देख रहा है अभी तक उसने कोई पोजीशन नहीं ली है, ना ही हिमायत की है, ना ही इसको इंडोर्स किया है, तो पाकिस्तान भी इस पोजीशन पर है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चल सके इस जंग को लेकर? देखिए, फाइट अल्टीमेटली तो आपको करना पड़ेगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों करना पड़ेगा। और ये इस वक्त पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है कि पाकिस्तान अपने आप को एटलीस्ट न्यूट्रल शो कर सके, लेकिन जो पाकिस्तान की जरूरियात हैं, जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, जो पाकिस्तान के मसाइल का हल है, खासतौर पे आप अफगानिस्तान को देख लें, उसमें भी रीजनल कंट्रीज का बहुत रोल है, जिसमें चीन भी है, रूस भी है, ईरान भी है। तो ये सब कुछ देखते हुए पाकिस्तान के लिए अल्टीमेटली पाकिस्तान ने फैसला तो करना है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान फैसला कर भी चुका है इस चीज का, क्योंकि आने वाले दिनों या लेट हो जाएगा। जहां तक रहा इस वोट का ताल्लुक, इसमें तो पाकिस्तान बड़े आसानी से एब्सटेन कर सकता है, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी बहस नहीं है इसमें। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे, यूक्रेन के मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे, और इसके साथ ही वक्त भी हमारा खत्म हो गया है। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।